नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान सीटी पेपर के बारे में। और राजस्थान सीटी पेपर में राजस्थान जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स और हिंदी व्याकरण से कौन कौन से सवाल बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। तो साथियों सवाल दे रखा है, सवाल नंबर फर्स्ट। संवैधानिक संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमें बताना है कि भारतीय संविधान में संविधान को संशोधन करने की जो विधि है वो कहाँ पे वर्णित है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 348 में, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 352 में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 368 में और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है अनुच्छेद 376 में। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में संविधान को संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और साथियों कौन से भाग के बारे में ये भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाग नंबर 20 में वर्णित है, राइट। तो भाग 20 और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 368। तो साथियों महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो साथियों सवाल दे रखा है कि इनमें से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में जाना जाता है। तो साथियों लोक देवी देवताओं से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही हैं, एक या दो सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो साथियों जाहिर पीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है गोगा जी, दूसरा ऑप्शन दिया है रामदेव जी, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है तेजा जी और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है बाबू जी राठौर। तो साथियों जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को, ये आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में जाना जाता है। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जाहिर पीर के रूप में किसको जाना जाता है, तो गोगा जी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 3। लंगूरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? तो लंगूरिया गीत कौन से देवी या देवता से संबंधित है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है जीण माता से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है खाटू श्याम जी से, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है केला देवी से और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है श्री महावीर जी से। तो साथियों लंगूरिया गीत संबंधित है केला देवी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और साथियों ये करौली में काफी प्रसिद्ध गीत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करौली का काफी प्रसिद्ध गीत है ये। तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 4। और रीजनिंग से आपके एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं और उसमें भी कैलेंडर से आपके एग्जाम में एक या दो सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको उन सवालों को किस तरीके से हल करना है वो देखिए। तो सवाल आपको दे रखा है, यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा? तो साथियों कैलेंडर से आपके एग्जाम में 100% एक सवाल बनेगा, एक से दो सवाल। तो आपको उनको किस तरीके से हल करना है वो देखिए। तो जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहला काम होता है कि आपको विषम दिन निकालना है। वो देखिए कि विषम दिन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो 30 जनवरी 2003 को गुरुवार है, तो साथियों जनवरी का हमारे पास में दिन बचा वो है एक। तो 30 दिन तो निकल चुके, एक दिन और जनवरी का बचा है। उसके बाद में आता है फरवरी, और फरवरी में दिनों की संख्या होती है वो है 28। फरवरी के बाद में साथियों हमको जाना है मार्च तक, और मार्च में भी हमको 2 दिन तक जाना है। तो मार्च में हमको जाना है 2 दिन तक, तो 2 दिन मार्च के। अब हमारे पास में टोटल दिन होते हैं 28 और 2 30, 30 और 31। तो साथियों हमको 31 में भाग देना है 7 का, तो हमारे पास में आंसर आएगा 3, राइट। शेषफल बचेगा हमारे पास में 3। तो हमारे इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे, तो गुरुवार के बाद में हमको 3 दिन देखना है। तो अब हमको गुरुवार के बाद में 3 दिन देखना है। गुरुवार के बाद में आएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार, शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार और शनिवार के बाद में आएगा रविवार। यानी कि हमारी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रविवार होगा 2 मार्च को, राइट। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले विषम दिन निकालने हैं और उसके बाद में आपको देखना है कि कौन सा वार बनता है उस दिन। तो इस तरीके से कैलेंडर वाले क्वेश्चन को हल करना है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5।
तो साथियों अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 5 कि कटारगढ़ महल कौन से किले में है। हमको बताना है कि कटारगढ़ महल कौन से किले में स्थित है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है रणथंभौर दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन दिया है कुंभलगढ़ दुर्ग में, थर्ड ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़ दुर्ग में और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर दुर्ग में। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि कटारगढ़ जो महल है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और साथियों ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महाराणा कुंभा का महाराणा कुंभा का निवास स्थल रहा है ये। तो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, तो इसलिए ये सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि कटारगढ़ का जो महल है वो कुंभलगढ़ में स्थित है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। तो दोस्तों गणित से भी आपके एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं और उसमें भी आयु से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में 100% बनते ही बनते हैं। तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिए। सवाल नंबर 6 आपको दे रखा है कि आज वरुण का जन्मदिन है, आज के 1 वर्ष के बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगुना हो जाएगा, अभी वरुण की आयु क्या है। तो वर्तमान में वरुण की कितनी आयु है वो हमको निकालना है। देखिए साथियों ऐसे सवालों को आपको कैसे हल करना है। तो मान लेते हैं कि वरुण की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। हमने मान लिया कि वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है, राइट। अब साथियों 1 वर्ष के बाद में वरुण की आयु कितनी होगी। तो 1 वर्ष के बाद में वरुण की आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 1 वर्ष बाद में वरुण की आयु होगी वो होगी जो हमने माना है उसमें 1 वर्ष ऐड हो जाएगा, राइट। आगे देखिए कि 12 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। तो 12 वर्ष पहले की अगर बात करें, 12 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो उसमें वर्तमान आयु में से 12 माइनस हो जाएगा, राइट। तो x माइनस 12 वर्ष होगी उसकी 12 वर्ष पहले आयु, राइट। अब देखिए साथियों जैसा कि हमको सवाल में कहा है कि 1 वर्ष के बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगुना हो जाएगा, यानी कि इधर तो आपको लिखना है x+1 ईयर इज इक्वल टू 2 × x−12, आपको इस तरीके से लिखना है जैसा कि हमको सवाल में कहा था, राइट। आगे देखिए साथियों x+1 इज इक्वल टू 2 का आपको गुणा करवाना है तो 2x माइनस का 24, राइट। और आगे आप देखिए कि x+1 इज इक्वल टू 2x-24, और 2x में से आप एक x को घटाओगे तो आपके पास में आंसर बचेगा x, और इस एक को आप उधर भेजोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 25, राइट। तो साथियों हमारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अभी वर्तमान में वरुण की आयु जो है वो 25 वर्ष है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, राइट। तो साथियों इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है और 100% 1 से 2 क्वेश्चन आयु से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से उन सवालों को हल करना है। तो साथियों सवाल दे रखा है कि जयपुर के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। हमको उस कारखाने का नाम बताना है जहां पर लघु चित्र और चित्र बनते थे। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है तोशा खाना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सूरत खाना, तीसरा ऑप्शन दिया है सुत्तर खाना और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है जवाहर खाना। तो साथियों ये भी आपके सवाल एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सूरत खाना। और ये आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक दो बार आपको रिपीट करना है इस सवाल को। तो कलाकार जिस स्थान पर चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो उसका नाम था सूरत खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल बनते ही बनते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि बेमेल को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से हमको ऐसा ऑप्शन निकालना है जो कि अन्य 3 से अलग हो। तो देखिए साथियों उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे आता है, राइट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले वो। तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद में आता है बी, उसके बाद में सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम को इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में आएगा एन, ओ, पी, पी के बाद में आएगा क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो साथियों
इस तरीके से आपको एग्जाम में भी अगर आपको कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है ये नहीं पता है तो आपको इस तरीके से निकालना है। अब साथियों हम देखते हैं कि जेड ए वाई बी कैसे बनता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेड ए वाई बी कैसे बना है और अन्य तीन कैसे बने हैं वो भी हम निकालेंगे। तो साथियों आप यहाँ पर देखिए, जेड में से आप एक को माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा वाई, और ए में प्लस एक करोगे तो आपके पास में बनेगा बी, राइट। अगला ऑप्शन आप देखिए कैसे बनता है, तो टी एस जी एच कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो साथियों अगर टी में से माइनस आप 13 करोगे तो आपके पास में बनेगा जी, और प्लस का अगर आप एस में प्लस का अगर आप 11 करोगे तो आपके पास में बनेगा एच, राइट। तो इस तरीके से बना है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि कैसे बनता है। तो अगला ऑप्शन हमको दिया है सी और डब्ल्यू और डी, राइट। तो इस ऑप्शन को आप देखिए कैसे बनता है। तो डब्ल्यू में एक्स में से अगर आप माइनस का 1 करोगे तो आपके पास में आएगा डब्ल्यू, और सी में भी अगर आप प्लस का 1 करोगे तो आपके पास में आएगा डी, राइट। यानी कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम है। अगला ऑप्शन आप देखिए कि कैसे बनता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो वी ई और यू एफ कैसे बनता है। तो निश्चित रूप से वी में से आप एक माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा यू, और ई में आप प्लस का 1 करोगे तो आपके पास में आएगा एफ, राइट। यानी कि पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, और हमें निकालना था अलग ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 2। यानी कि हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे भी एग्जाम में सवाल करना है। तो चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि श्रृंखला में गलत अंक को चिन्हित कीजिए। तो साथियों ये और इससे पहले वाले क्वेश्चन दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि श्रृंखला या फिर यह सीरीज बनी कैसे है, उसके बाद में हम इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो साथियों अगर आप 41 को देखेंगे, 41 को आप देखोगे तो यह 16 और 25 का जोड़ है, राइट। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ है ये वाली संख्या, और 66 जो है 66 की अगर बात करेंगे तो ये 25 और 41 की जोड़ है। आगे देखिए कि 107 कैसे बना है, तो 107 की अगर बात करेंगे तो वह 66 और 41 की जोड़ है। यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगली संख्या जो है वो पिछली दो संख्याओं का जोड़ है, राइट। पिछली दोनों संख्याओं का सम है। और आगे हम निकालते हैं कि 171 कैसे बनता है। 107 में आपको ऐड करना है 66, और 107 में अगर 66 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 173, और हमें दिया है 171। ये हमारा गलत ऑप्शन जो कि हमें निकालना था वो हो सकता है। अगली संख्या देखते हैं कि 107 प्लस ये जो हमने संख्या निकाली है 173, दोनों मिलके 280 होता है या नहीं, दोनों मिलके 280 होता है या नहीं। तो 107 और अगर 173 को आप ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 280, राइट। यानी कि हमारा बिल्कुल, यानी कि जो हमने आंसर निकाला है 107 और 66 मिलके 173 होता है, और हमें सवाल में दिया था 171। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था 173, तभी हमारा ये श्रृंखला बिल्कुल, तभी हमारी ये सीरीज बिल्कुल ठीक होती, राइट। तो गलत संख्या हमने निकाली, वो आ रही थी 171, राइट। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सीरीज बनी है, उस हिसाब से आपको देखना है कि आपका आंसर क्या निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 10 कि तुलसी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो राजस्थानी पहनावे से आपके एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं। तो तुलसी को कहाँ धारण किया जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है कान में, दूसरा ऑप्शन दिया है नाक में, थर्ड ऑप्शन दिया है गले में, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है हाथों में। तो साथियों कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको सभी के याद करने हैं, ताकि कहीं से भी आपके एग्जाम में सवाल बने तो आप उसको हल कर पाएं। तो देखिए साथियों, कानों में बात करें तो कानों में धारण किया जाता है झुमका, ये आपको ध्यान में रखना है, झुमका, लटकन। एक एग्जाम्पल और आपको ध्यान में रखना है वो है कर्णफूल। तो साथियों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्णफूल
कहाँ पे धारण किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे कान में धारण करने वाले आभूषण हैं। नाक की बात करें तो नाक में है नथ, बेसर और बारी। तो गले की भी हम बात कर लेते हैं। तो गले में तुलसी, बजंती, हालरो आदि आभूषण गले में धारण किए जाता है। और हाथों की बात करें तो हाथों में धारण किए जाते हैं वो है कड़ा, कंकण, और एक और आपको ध्यान में रखना है वो है मोकड़ा। और ये मोकड़ा जो होता है वो लाख से निर्मित चूड़ी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना, मोकड़ा जो होता है वो लाख से बनी चूड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपको कुछ एग्जाम्पल सभी के याद रखने हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको आसानी से हल कर पाएं। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। तो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा तुलसी को कहाँ पे धारण किया जाता है, तो तुलसी आभूषण को गले में धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 11 कि रत्नाकर में कौन सी संधि है। तो संधि और समास से आपके एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं। तो देखिए रत्नाकर में कौन सी संधि है वो हमको बताना है। तो आप देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है दीर्घ संधि, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गुण संधि, थर्ड ऑप्शन दिया है वृद्धि संधि, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है यण संधि। तो साथियों यदि रत्नाकर का हम विच्छेद करेंगे तो आएगा रत्न प्लस आकर, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। रत्न प्लस आकर मिलके बनेगा रत्नाकर। और यहाँ पर न से लिया गया है अ, और और जहाँ पर अ और आ मिलके आ बनता है तो वहाँ पर होगी दीर्घ संधि। और बड़ी मात्रा जहाँ पर बनती है तो वहाँ पर होती है दीर्घ संधि। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि रत्नाकर में कौन सी संधि है, तो रत्नाकर में दीर्घ संधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 12 की चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में किस वर्ष में बदला गया। तो साथियों एक महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है कि चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय आयोग के रूप में कब कब बदला गया था। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है 1987 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1988 में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1990 में, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 1989 में। तो साथियों एक महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि चुनाव आयोग को 1989 में बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था, जिसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि तीन सदस्यीय तीन सदस्यीय निकाय बनाया गया था 1987 के बाद। इससे पहले जो है चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य हुआ करता था, और वो थे मुख्य चुनाव आयुक्त, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि किस प्रकार का निकाय है, तो ये सभी आपके एग्जाम में सवाल बनता है। तो साथियों ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 1989 के बाद में इसको बहुसदस्यीय या फिर 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया था, और एक संवैधानिक आयोग है, राइट। चलिए साथियों, अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 की प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बसा था। हमको बताना है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दिया है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गंगा नदी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है व्यास नदी, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है चंबल नदी। तो साथियों ये एक सिंपल सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कालीबंगा जो है वो गग्गर नदी के तट पर बसा था। और यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा है। तो काली चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। और दो तीन चीजें यहाँ की विशेषता हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुए थे। एक और चीज जो कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जोते हुए खेतों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, राइट। तो जोते हुए खेत भी हमको यहाँ से मिले हैं। तो साथियों हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कालीबंगा जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा था, राइट। तो साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 की माता पिता में कौन सा समास है। तो समास से आपके एग्जाम में अक्सर सवाल बनता है। तो साथियों ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव समास, थर्ड दे रखा है तत्पुरुष, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है द्वंद्व समास। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दोनों पद प्रधान होते हैं
और बीच में ऐसा डैश का निशान होता है तो वहां पे होता है द्वंद्व समास, राइट। तो साथियों हमारे सवाल का राइट आंसर होता है द्वंद्व समास। हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक दो एग्जाम्पल और आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फल फूल, यहाँ पे भी बीच में डैश है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य, पाप पुण्य, यहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा। अन्न जल, यहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा। और आप देखिए अपना पराया, अपना पराया, तो यहाँ पे भी दोनों पद प्रधान है, इसलिए कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसी सारी चीजों में द्वंद्व समास होता है। चलिए साथियों अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय एकीकरण का श्रेय किसको प्राप्त है। तो भारत को एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है जवाहरलाल नेहरू साहब, दूसरा ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी जी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है देशी राजाओं और महाराजाओं को। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सभी रियासतों को एक करने का श्रेय दिया जाता है सरदार पटेल को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सरदार पटेल को किया कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, इसलिए पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, राइट। तो साथियों सवाल दे रखा है कि नीली क्रांति का संबंध है। तो साथियों ये सवाल पहले भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है कि नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है तिलहन उत्पादन से, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मछली उत्पादन से, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि नील उत्पादन से। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नीली क्रांति से अर्थ है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो साथियों सवाल दे रखा है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। तो गीता रहस्य किनकी पुस्तक थी वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है बाल गंगाधर तिलक साहब, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आचार्य विनोबा भावे, थर्ड ऑप्शन दिया है आचार्य नरेंद्र देव, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है अश्वघोष जी। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि गीता रहस्य जो पुस्तक है वो है बाल गंगाधर तिलक साहब की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दो तीन चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। ये तो उनकी पुस्तक थी गीता रहस्य, इनके अखबारों से आपके एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं, तो इनके दो अखबार महत्वपूर्ण हैं, एक है केसरी और एक और रखना है वो है मराठा दर्पण। तो मराठा दर्पण और केसरी इनके प्रमुख अखबार थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए साथियों, सवाल नंबर 18। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18 कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में निम्न में से पहला आंदोलन था। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन कौन सा था वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दिया है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा दिया है खिलाफत आंदोलन, थर्ड ऑप्शन दिया है स्वदेशी आंदोलन, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में एक आंदोलन हुआ था जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, और ये हुआ था 1905 में, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, 1905 में ये आंदोलन हुआ था। 1905 में ये आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, ये प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक का नाम हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है दादा भाई नौरोजी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक के लेखक का नाम है दादा भाई नौरोजी। और इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे कैसे भारतीय धन और संपत्ति को ब्रिटेन भेजा जा रहा है, राइट। तो ऐसी बात इसमें की गई है। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है कि लेखक का नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20।
तो साथियों अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं वो हमको बताना है। देखिए साथियों ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट राज्यपाल को, दूसरा ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री जी को, थर्ड ऑप्शन दिया है विधानसभा के अध्यक्ष को और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति जी को। तो साथियों ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो वो सौंपेंगे प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, तो साथियों सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए फर्स्ट दे रखा है सरिता, दूसरा ऑप्शन दिया है तरंगिनी, थर्ड ऑप्शन दिया है आपगा और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है अवनी। तो साथियों ये भी एक बड़ा सवाल है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो अवनी शब्द जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होकर के यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है अवनी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों सवाल दे रखा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। हमको बताना है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। ऑप्शन आप देखिए फर्स्ट दिया है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा ऑप्शन दिया है 11 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन दिया है 24 जनवरी 1946 को और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि 2 दिन के लिए केवल अध्यक्ष रहे थे, राइट। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा जो कि मात्र 2 दिन के लिए रहे थे और इसके बाद में अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अक्सर 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो साथियों अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23, आप आम खा के देखो का शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्धि वाक्य करने से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं। ऑप्शन आप देखिए फर्स्ट दिया है आप आम खाओ, दूसरा ऑप्शन दिया है आम खाकर देखें, थर्ड ऑप्शन दिया है खाकर आम देखो और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कि आम खाकर देखें। तो साथियों ये तो एक सिंपल सवाल है कि जिसको हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो आप आम खा के देखो इसका शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आप आम खाकर देखें। तो साथियों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए फर्स्ट दिया है जीवाश्म उद्यान, दूसरा दिया है केवला देव उद्यान, थर्ड ऑप्शन दिया है सरिस्का उद्यान और फोर्थ दिया है मुकुंदरा उद्यान। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है जीवाश्म उद्यान भी, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है वो हमको बताना है और ये बिल्कुल सिंपल सवाल है साथियों। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है अचानक विपत्ति का आना, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रोध से देखना, थर्ड ऑप्शन दिया है नष्ट कर देना और फोर्थ ऑप्शन दिया है बुरा लगना। तो दोस्तों आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक विपत्ति का आना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। तो साथियों ऐसे आपको एग्जाम में कई सारे सवाल बनेंगे और आपको इसी अप्रोच से उन सारे सवाल को हल करना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए साथियों ऑल द बेस्ट।